हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं बीकॉम का जो सब्जेक्ट है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स या फिर थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। इसमें हमारा सिलेबस में यूनिट 5, 6 एंड 7 है। वन बाय वन हम सारी यूनिट कवर करेंगे और एक वन शॉट वीडियो है फुल सिलेबस की। अगर आप इस एग्ज़ाम से 1-2 घंटे पहले भी देखोगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिखाओगे। तो यूनिट 5 हमारी शुरू हो रही है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज़। इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जो हमारे अर्थ के वेदर जो होता है उसमें जो लॉन्ग टर्म में चेंजेस आते हैं उसे ही हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ठीक है, किस किस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस किस वजह से हमारे जो अर्थ है उसके वेदर में चेंजेस आ रहे हैं। एक तो है नेचुरल और एक है ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो नेचुरल में क्या होता है, जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, सोलर रेडिएशन में चेंजेस आ रहे हैं, और जो नेचुरली जो ग्रीन हाउस एमिशंस होती है वो। अब वॉल्केनिक इरप्शन तो वही जो वॉल्केनोस ऐसे इरप्ट हो जाते हैं वो, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। पहले हम समझते हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, फिर हम समझेंगे ग्रीन हाउस एमिशन। तो ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो अर्थ पे ना हीट को ट्रैप कर लेती हैं। एटमॉस्फेयर की जो भी हीट होती है उसे अर्थ में ये ट्रैप कर लेती हैं, वो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई, वाटर वेपर्स जो होते हैं H2O जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, उनकी वजह से हीट ट्रैप हो जाती है। उससे ही हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, तो नेचुरल कॉज में भी होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या रहा है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हमारे क्या क्या होते हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस। जब हम इनको ज़्यादा जलाते हैं तो पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, एक तरफ तो हम कार्बन बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं, CO2 बहुत रिलीज़ कर रहे हैं, और दूसरी साइड हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ ही काट रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन जो है हमारी अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है अच्छे से। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जिनसे ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 और N2O, ये सारी जो इंडस्ट्री के कामों की वजह से रिलीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सेकंड टॉपिक है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, जो कि क्या होता है, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मतलब कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो जो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर होता जा रहा है, वो जो होता है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। जो हमारा पूरा ग्लोब है वो गर्म होता जा रहा है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं। किस किस वजह से हो रहा है, वही एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल जो हमने पढ़ा, कोल, ऑयल्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, वही इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट निकलता है, और अर्बनाइजेशन से क्या होता है, हम पेड़ काट देते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट कॉज क्या है इसका, एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो गाय भैंस जो लोग चराते हैं, जो किसान वगैरह, तो जो उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं ना, जो गाय भैंस जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालती हैं, उसमें होता है मीथेन, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है। ठीक है, और वही हमारे राइस पैडीज जो लोग क्या कहते हैं, चावल की खेती करते हैं, उसमें भी मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है कहीं ना कहीं। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, इम्पैक्ट्स क्या क्या है, इससे क्या हो रहा है, अगर ये चीज़ें हो रही हैं, अगर फॉसिल फ्यूल हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, या फिर जो मीथेन रिलीज़ हो रहा है उससे क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आपको पता होगा, सारी जो बर्फ़ है वो साउथ पोल की उनकी पिघलती जा रही है। अब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, राइजिंग सी लेवल, सी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, वेदर कंडीशन एक्सट्रीम हो जाती है, कुछ भी पता नहीं होता वेदर किस टाइप का हो जाए, क्योंकि हम अपनी नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एंड फूड सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी पे एक बड़ा थ्रेट आ जाता है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, हम अभी आगे पढ़ेंगे। बेसिकली तो वही जानवर, जीव जंतुओं पे जो नुकसान आ रहा है वही हमारा बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है उसके बाहर एक ओजोन लेयर होती है जो हमारे सन की UV रेस से हमें बचाती है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें होल होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो सन की UV रेस है वो डायरेक्ट हमारी अर्थ पे आ रही है, जिससे कि स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है। तो जो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अभी वो ओजोन लेयर थी वो पतली क्यों हो रही है, उसमें छेद क्यों हो रहा है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे केमिकल्स का हम यूज़ कर रहे हैं वो ऊपर जाके उसको अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से उसमें छेद होता जा रहा है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस किस चीज़ में पाई जाती है, ये रेफ्रिजरेंट्स में पाई जाती है, एरोजल स्प्रेज और सॉल्वेंट में पाए जाते हैं। रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं, जो पहले AC में पाया जाता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन अब उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया और उसको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कर दिया है। वो ग्लोबल वार्मिंग में तो हमारा अभी भी कंट्रीब्यूट करता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीशन में नहीं करता है। और
एरोजल स्प्रेस वगैरह क्या होते हैं, जो हमारे डिओड्रेंट में पाए जाते हैं, और सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो हमारे पेंट वगैरह में जो पेंट का थिनर में यूज़ होता है वो हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं। इन सब की वजह से हमारे ओजोन लेयर में नुकसान आता है। ठीक है, ओजोन लेयर के नुकसान से क्या इम्पैक्ट आता है मैंने अभी बता दिया, वही यूवी रेडिएशन इंक्रीज हो जाती है, स्किन कैंसर हो जाता है, कैटरेक्ट्स हो जाते हैं, और क्रॉप यील्ड को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो क्रॉप्स है ना उन पर डायरेक्ट आके धूप लगती है तो बहुत नुकसान हो जाता है उनको। ठीक है, एसिड रेन क्या है, अब हम एसिड रेन समझते हैं। रेनफॉल मेड एसिडिक बाय पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ऐसे बादल होते हैं हमारे, जब वो बारिश होने वाली होती है, बीच में जो हमारा पॉल्यूशन की एक लेयर होती है मान लो, तो जब नीचे धरती पे वो आता है ना बारिश बरस के, तो वो पॉल्यूशन में कवर होके बारिश आती है, क्योंकि बीच में पॉल्यूशन की लेयर है ना। फिर जिस भी जगह पे खेतों पे गिरेगी या जहाँ भी गिरेगी ना, तो वो एक एसिड की तरह हो जाती है, क्योंकि पॉल्यूशन क्या है हमारे, एक टाइप का एसिड ही तो है, ये जो सल्फर वगैरह है। तो जो रेन क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होती है, वो एसिडिक रेन कहलाई जाती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एमिशन फ्रॉम पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। ये किस वजह से हो रही है, जो अभी हमने पढ़ा, जो ये पोल्यूशन हो रहा था कहाँ से आता है, वो पोल्यूशन हमें बेसिक सी बात है, फैक्ट्रीज से आता है, पावर प्लांट से आता है, या फिर कोई व्हीकल्स जो हम चलाते हैं उनसे पोल्यूशन होता है, वो है। ठीक है, अभी जो बताया था मैंने, जो वो रेन गिर रही थी ज़मीन पे, उससे क्या नुकसान हो रहा है हम समझते हैं। सॉइल्स हमारी डैमेज हो जाती है, जहाँ पे वो एसिड रेन होती है उससे क्या होता है, वो जगह बहुत ख़राब हो जाती है, वो खेती करने लायक नहीं रहती। वाटर बॉडीज़ में बहुत नुकसान करती है। अगर ये किसी तालाब वगैरह में गिर जाए तो जो उसके फ़िश के जो स्पर्म्स वगैरह होते हैं और जो उसके गेमेट्स होते हैं वो मर जाते हैं, जो उनके अंडे होते हैं वो वहीं के वहीं एसिड की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको सह नहीं कर पाते। फॉरेस्ट एंड बिल्डिंग्स में क्या हो रहा है, अब देखो बिल्डिंग्स में तो सबसे बड़ा इसका एग्जांपल आप आगरा ताजमहल का याद रखो, कि जो आगरा में जो ताजमहल है वो एसिडिक रेन की वजह से उसमें ऑरेंज से निशान पड़ गए हैं। ठीक है, और आगे क्या है, हम एसिड रेन से कैसे बच सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ है। SO2 और NOx का यूज़ को बहुत कम कर दो। कैसे कम हो सकता है, आप क्लीन एनर्जी को यूज़ करो, जैसे नेचुरल गैसेस का, सोलर का, या विंड या न्यूक्लियर पावर जो होते हैं इन सब का यूज़ करो। इससे क्या होगा, SO2 और NOx का जो यूसेज है वो कम हो जाएगा। एनर्जी कंजर्व करो, उसके लिए अच्छी अच्छी रेगुलेशन और पॉलिसीज़ बनाओ जिससे कि SO2 और NOx का यूज़ कम हो। रीफॉरेस्टेशन करो, सबसे बड़ी बात वही, डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, जो भी सारा पोल्यूशन है वो हम अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करवा पा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन होगा, जब पेड़ लगेंगे तो क्या होगा, उससे आप जो हमारे पेड़ हैं वो सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। इनको प्रमोट करो, पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को बताओ कि ये प्रॉब्लम हो रही है। रिस्टोरेशन एंड अफेक्टेड एरियाज बाय यूजिंग लाइम्स और अदर एजेंट, जो एरियाज अफेक्टेड हो चुके हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, उनको रिस्टोर करने की कोशिश करो। कैसे कर सकते हो, लाइम्स की वजह से या फिर अदर एजेंट्स की वजह से कर सकते हो उन्हें आप। ठीक है, अब ह्यूमन्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है एसिड रेन का। सबसे पहले हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ कैसे आ रहे हैं भाई, वाटर कंटेमिनेशन, जिस पानी में गिर रहा है वो पानी ख़राब हो रहा है एसिड रेन की वजह से, है ना, क्योंकि उसमें क्या एसिडिक रेन चली गई तो वो बहुत हार्मफुल हो जाता है। अब वही पानी कोई पी लेगा, या फिर मान लो उसका एग्रीकल्चर में क्या हुआ, वही पानी से हमारी उग गई खेत, हमारी क्रॉप्स उग गई, हमने क्या करा, खा लिया उन्हें, तो हमारी हेल्थ पे तो वो रिएक्ट करेगा ना कहीं, तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। वाटर कंटेमिनेशन मैंने बता दिया क्या होता है। एग्रीकल्चर में क्या इफेक्ट आ रहा है, वही हमारी एक तो ख़राबी हो जाती है आधी फसलें, तो और जो बनती है तो उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लाइवलीहुड डिसरप्शन में क्या आ जाता है, जो कम्युनिटीज़ जो होती है ना, जो डिपेंड ही किस पे करती हैं कि एग्रीकल्चर्स पे और लाइवलीहुड पे, उनके लिए क्या दिक्कत आ रही है भाई, कि फिशेस मर जाती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, फिशेस मर रही हैं, उनको एग्स मर जाते हैं, तो उनको बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, और फॉरेस्ट में भी यही कि पेड़ पौधों को बहुत नुकसान मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बायोडाइवर्सिटी। मैंने कहा था अभी हम पढ़ेंगे किसी भी रीजन की, किसी भी जगह के जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वही उधर के बायोडाइवर्सिटी होते हैं। बायोडाइवर्सिटी कितने बेसिस पे क्लासीफाई है, 3 बेसिस पे है, स्पीशीज, जेनेटिक और इकोसिस्टम। स्पीशीज़ में क्या हो गया, जैसे वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ होती हैं, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, डॉग, कैट, ये सारे स्पीशीज़ की अलग अलग स्पीशीज़ हुई। ठीक है, इंडिया में कितनी है, मोर देन 2 लाख स्पीशीज़ हैं, अलग अलग टाइप के जानवर में मतलब जानवर, बर्ड सब आते हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में क्या हो जाता है, ये भी डॉग है और ये भी डॉग है, लेकिन इसका ब्रीड अलग हो गई, इसकी ब्रीड अलग हो गई, तो वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हो जाती है। ऐसे डॉग में नहीं, सारे जानवरों में देखा जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, आप पढ़ भी सकते हो। डिफरेंस इन जीन्स विद इन अ स्पीशीज ड्यू टू डिफरेंस इन इकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब क्या है, कोई जैसे होता है ना, जो टाइगर यहाँ रह रहा है और जो टाइगर वहाँ रह रहा है, तो जो
एनिमल जिस एरिया में रहता है ना, वहाँ की कंडीशंस को फेस करने के लिए वो धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, इसीलिए उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं ये सारे, ठीक है। तो ये हमारे जेनेटिक में हो गया। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है, जो अलग अलग जगह, जैसे कोई फॉरेस्ट में रहता है, कोई डेजर्ट में रहता है, कोई रिवर्स में रहता है, कोई ओशन में रहता है, उसके बेसिस पे अगर हम उन्हें डिवाइड कर दे तो वो हमारा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी हो जाता है, ठीक है। नाउ रीज़न क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है, क्या रीज़न है इसका। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वही फॉरेस्ट को हम काटते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बिल्ड कर रहे हैं, हम सिटीज़ बना रहे हैं अच्छी अच्छी, तो क्या हो रहा है भाई, जब जंगल ही नहीं है तो रहेंगे कहाँ पे। पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, एयर वाटर और लैंड पोल्यूशन इतना हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, प्लांट्स हार्म हो रहे हैं हमारे, और जो एनिमल उनको खा रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, तो कैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी रहेगी ना सही। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या आ जाता है, एक्सेसिव हंटिंग, जिसको हम पोचिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जो हमारे एनिमल्स में जैसे एलिफेंट होता है तो उसके दांत तोड़ लिए जाते हैं, राइनोसोरस का जो सिंग तोड़ लेते थे, तो वो सारी चीज़ें हमारे ओवर एक्सप्लॉयटेशन या फिर पोचिंग में आ जाती है। फिशिंग में भी यही है कि फिशेस को हम सारी निकाल ही लेते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या होती हैं, जो नई नई स्पीशीज़ जो ह्यूमंस जो होते हैं ना वो इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे दो उनको मिला के एक नई स्पीशीज़ निकाल दी, तो उससे क्या होता है, जो हमारी पहले की जो रियल स्पीशीज़ होती है, नेटिव स्पीशीज़ होती है, उनको बहुत उससे नुकसान देखने को मिलता है उस जगह की। ग्लोबल इकोनॉमी ये हमारे इसमें नहीं था, इसको हटा दो। डेजर्टिफिकेशन समझ लेते हैं क्या है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ लैंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। मतलब कि किसी जगह को इतना उसको नुकसान पहुंचा दो कि वो बनी क्या जाए, वो क्या बन जाएगा, एक डेजर्ट बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, किस किस वजह से हो रहा है, मतलब अगर एक जगह को आप नुकसान पहुंचा रहे हो तो किस किस वजह से हो सकता है। ओवर कल्टीवेशन, मतलब आपने वहाँ पे इतनी बार खेती कर दी कि वहाँ के सारे जो मिनरल्स हैं वो सब चीज़ें वो ख़त्म ही हो गए। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग मतलब जिन लोग भेड़ भैंस चराते हैं वो जैसे जाके घास वास खिलाते हैं अपने उनको, तो इतनी एक जगह से आपने घास खिला दी कि उस जगह की जो वहाँ पे उगना ही ख़त्म हो गए, तो वो हमारा ओवरग्रेजिंग में आ जाता है। डिफॉरेस्टेशन में क्या आता है, वही पेड़ ही काट दिए ना आपने, तो क्या ही बचा फिर। तो सॉल्ट एक्यूमुलेशन ड्यू टू इरिगेशन, सॉल्ट एक्यूमुलेशन ड्यू टू इरिगेशन में क्या होता है, जैसे किस किस जगह पे इरिगेशन के लिए पानी का वो सोर्स बनाते हो एक टाइप से, है ना, तो उस पानी में जब वो होता है ना सॉल्ट, तो जिस जिस जगह से जाता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्ट की वजह से वो मिट्टी हमारी ख़राब हो जाती है, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे, थार डेजर्ट इज एन एडवांसिंग एट एन अलार्मिंग रेट ऑफ 0.5 किलोमीटर पर ईयर। ये बता रहे हैं कि जो हमारा थार डेजर्ट है वो हर साल 0.5 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। मतलब कि पिछले साल अगर इतना था तो इस साल इतना हो गया, इस साल इतना हो गया, मतलब कि डेजर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। क्यों, वही हमने पढ़ लिया कि ओवरग्रेजिंग हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उन सब की वजह से। ओके, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और प्रोग्राम्स जो इसके लिए बनाए गए हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट का ख्याल रखने के लिए। इसमें अर्थ समिट जो कि 1992 में है, किस पे फोकस कर रहा है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, जिसकी वजह से एजेंडा 21 आया था, ठीक है। UNFCCC 1992 ये क्या है, ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है, ये एक टाइप का फ्रेमवर्क है जिसमें जो फोकस करता है किस पे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, हर साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई जाती है सारी कंट्रीज़ की, जिसमें वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए फॉर हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, ये 1997 में आया। ये हमारे ओजोन लेयर के लिए बनाया गया है कि जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ हमने कम कर दिया। इससे क्या हुआ, ओजोन डिप्लेशन में हमारे को हेल्प मिली और एक बहुत सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट बना। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या आता है, इसमें सेट बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस का निकलती हैं उस पर रिडक्शन लगाई गई थी सारी। इससे क्या हुआ, जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन करती थी, बहुत पोल्यूशन करती थी, उन्होंने वो बहुत कम कर दिया, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के CBD 1992 में क्या आता है हमारा, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, इकोसिस्टम को अच्छे से कंजर्व करता है और इंश्योर करता है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देखो इन सबको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको बेसिक अगर इनकी फुल फॉर्म भी पता है और ये पता है कि ये वाला प्रोटोकॉल क्यों आया था, ये एग्रीमेंट क्यों बनाया गया था, बेसिक एक दो लाइन जैसे मैंने इसमें लिखी है ना, ये भी आपको पता होगा तो आप आगे बना के लिखा होगे, ठीक है। तो बेसिक से आप इनको याद कर लो, समझ लो, बहुत काफ़ी है आपके लिए। तो इसमें वही है, इकोसिस्टम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है,
इसमें क्या हो रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम को कंजर्व कर रहे हैं, और इससे क्या इंश्योर करते हैं वो कि एक सस्टेनेबल यूज़ करें हम नेचुरल रिसोर्सेज का। मतलब हम इस तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन को भी मिले। इससे क्या हुआ, कंट्रीज एनकरेज हुई किस चीज़ के लिए, कि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें और अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 में है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि प्रोटेक्ट करें वेटलैंड्स को। किसको? वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना इन्होंने सोचा, ठीक है, जैसे कि स्वैम्स, मार्शेस और कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करा। इसमें क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या आया, इससे कि जो वेटलैंड्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती थी, वहाँ उनको अच्छे से प्रिजर्व करा गया और उनको सस्टेनेबली यूज़ करा गया, ठीक है। केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या होता है, ये CWC जो कि 1997 में आया है, इन्होंने क्या करा, इसमें जो भी डेवलपमेंट था, ये यूज़ था, या फिर स्टॉक पाइलिंग का मतलब इकट्ठा करते जाना। जो केमिकल वीपन्स होते हैं, जो केमिकली जो होते हैं हमारे, जो नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, उनके डेवलपमेंट पे, उनके यूज़ पे और उनको इकट्ठा करके रखने पे रोक लगाई गई। जिससे क्या हुआ, इसे प्रमोट हुआ डिसआर्मामेंट। मतलब कि उन्होंने कहा कि केमिकल्स का यूज़ करो किसी पीसफुल पर्पज़ के लिए, कुछ ऐसे काम के लिए जो सबके लिए हेल्प करे, ना कि एक दूसरे पे लड़ने झगड़ने के लिए। जो किससे क्या हो रहा है, वो हमारे एनवायरनमेंट पे नुकसान हो रहा है। यूनेप क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव है कि कोऑर्डिनेट करो, ग्लोबल एनवायरमेंटल एफर्ट्स करो, गाइडेंस प्रोवाइड करो इश्यूज़ पे, जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। इसका क्या इम्पैक्ट आया कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इन्होंने काम करा, जिससे क्या हुआ, क्या प्रमोट हुआ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रमोट हुई और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस प्रमोट हुई, ठीक है। सिटीज़ क्या है हमारा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ 1973। इसका ऑब्जेक्टिव था रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती है, हमारी जो स्पीशीज़ ख़त्म होने वाली होती है, ख़त्म होने के कगार पे होती है, उनको इंटरनेशनली ट्रेड करा जाता है। मान लो यहाँ पे एक राइनोसॉर्स रह गया, यहाँ पे एक रह गया, तो उसको वहाँ पे ट्रेड कर देंगे, जिससे कि उनकी क्या कहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ सके। लेकिन अब तो राइनोसॉरस तो ख़त्म हो गया, आपको पता होगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वही कि स्पीशीज़ जो कि ख़त्म होने वाले होते हैं, जैसे एलिफेंट, टाइगर्स, उनको हमने बढ़ाया। कैसे? उनकी ट्रेड करके कमर्शियल पर्पज़ के लिए। आगे क्या है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं हमारे, ये 17 गोल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने कहा था 2030 तक वो अचीव कर लेंगे। जिसमें क्या क्या आ जाता है कि नो पॉवर्टी, कोई गरीबी ना हो, सबको साफ़ पानी और सैनिटेशन मिले, एक अच्छी एजुकेशन मिले और ज़ीरो हंगर, कोई भूखा ना सोए। तो ये सब अचीव कर रहे हैं गवर्नमेंट धीरे धीरे। एक इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया क्या है, इसमें हमारे ये कुछ हैं। इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है 1972 का, जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। वाटर एक्ट वही वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करता है और एक अच्छा कंट्रोल बनाता है पोल्यूशन के ऊपर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में क्या आता है, डिफॉरेस्टेशन को ये मना करते हैं और रेगुलेट करते हैं, अच्छी तरीके से फॉरेस्ट का यूज़ करा जाए। एयर एक्ट में भाई नाम से पता चल जाता है इन चीज़ों का, तो एयर एक्ट में कि कंट्रोल करेंगे एयर पोल्यूशन को। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में क्या आ जाता है, ये एक अम्ब्रेला लॉ है। मतलब कि अम्ब्रेला का मतलब यहाँ पे होता है ब्रॉड, कि एक बड़ा सा लॉ बनाया गया पूरे एनवायरमेंटल को बचाने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट बेसिकली किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए है, जो कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के लिए। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, जो लोग डिपेंड होते हैं सिर्फ फॉरेस्ट पे, उन लोगों पे फोकस करा जाता है इस एक्ट में। इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन में क्या आ जाएगा, इंडिया होम है बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी का। जैसे कि इसके बहुत सारे हॉटस्पॉट है। मतलब हॉटस्पॉट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ इस जगह बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इसमें। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, हिमालयस में पाई जाती है। बायोजोग्राफिक जोन्स क्या है इंडिया के पास कितने हैं, 10 बायोजोग्राफिक जोन्स हैं, जिसका अपना अलग अलग इकोसिस्टम है। जैसे कि किसी का डेजर्ट है, वेटलैंड है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, जो कि बहुत सारे एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का घर है। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं हमारी, जो कि किसी एक लोकेलिटी में ही पाई जाती है। मान लो हिमालय पे पाई जा रही है तो हिमालय पे ही पाई जाएगी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाएगी। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में 4 तरीके के डिवाइड हो जाते हैं उसके अंदर, एक बार आप देख लो अच्छे से इसको। वल्नरेबल, रेयर, इंटरमीडिएट और थ्रेटेंड। वल्नरेबल मतलब कि हाँ ये बहुत ख़त्म होने के कगार पे आ रहे हैं। रेयर मतलब उससे ज़्यादा ख़त्म होने के उस पे आ रहे हैं। इंटरमीडिएट की हाँ हो रहे हैं। और थ्रेटेंड मतलब कि भाई ख़त्म ही है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो थोड़ा थोड़ा। IUCN रेड लिस्ट में क्या होता है, ये क्लासीफाई कर देता है स्पीशीज़ को किस बेस पे, ऑन द बेस ऑफ देयर कंजर्वेशन स्टेटस, कि वो कितने रह गए हैं। जैसे कि
कितने एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, रेयर पे हैं, मतलब उनको डिवाइड कर देता है। अगर टाइगर्स है तो वो कौन से उस पे आ रहे हैं, टाइगर की कौन सी स्पीशीज किस उस पे आ रही है, समझे। IUCN का फुल नेम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब आ गया हमारा वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सुन लो। इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और एस्थेटिक और इन्फॉर्मेशनल 5 है ये। इकोलॉजिकल में क्या आ जाता है, वही कि इकोसिस्टम के लिए बड़ा हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल वगैरह हमारी सब बायोडाइवर्सिटी की वजह से चलती है। इकोनॉमिक में क्या है हमारा कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, किसके लिए, खाने के लिए, मेडिसिन के लिए, तो इकोनॉमिक बेसिस पे हो गए। सोशल में वही कि लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, वेलबींग के लिए बहुत हेल्प करती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। एस्थेटिक्स में आ जाता है कि ब्यूटी बढ़ाती है, जगह की सुंदरता बढ़ाती है। इन्फॉर्मेशन में क्या है, साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए ये नॉलेज प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्रेड ग्रोव्स, क्या होते हैं, ये फॉरेस्ट है जैसे बहुत बड़ा, उसके कुछ कुछ पैचेस होते हैं, कुछ कुछ जगहें होती है जो कि लोकल कम्युनिटी के लोग प्रिजर्व करके रखते हैं कि भाई यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो हमारी जगह। ये क्यों करते हैं, किसी अपने विश्वास के ऊपर कि हाँ ये जगह हमारे पूर्वजों की है, या फिर कुछ उनका रिलीजियस विश्वास होता है, उसकी वजह से करा जाता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने की कुछ कुछ स्ट्रेटजीज हैं, वो जैसे इनसाइड कंजर्वेशन और एक्साइड कंजर्वेशन। इनसाइड में क्या होता है कि जो स्पीशीज़ जहाँ अपने घर में रह रही है उन्हें वहीं के वहीं उनको प्रोटेक्ट करो, उन्हें अच्छे से रखो। घर के अंदर इन द हाउस है तो इनसाइड है। एक्साइड में वही जाता है उनके घर के बाहर उन्हें आप कहीं पे बचा के रख रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो, टेक केयर कर रहे हो, तो एक्साइड में आ जाता है। इनसाइड में आ जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह। और एक्साइड में क्या क्या आ जाता है, जो जूस वगैरह होते हैं, बोटेनिकल गार्डन होते हैं, जो उनका घर नहीं है लेकिन उन्हें वहाँ लेके आ जाते हैं, तो वो एक्साइड में हो जाता है। स्पीशीज रीइंट्रोडक्शन एंड ट्रांसलोकेशन में क्या आता है, ये एफर्ट्स होते हैं जो कि किस चीज़ के एफर्ट्स होते हैं कि जो स्पीशीज़ है उनको रिस्टोर कर सके नेचर में, उनके नेटिव हैबिटेट में, जिससे क्या होगा कि उधर वो ख़त्म ना हो। तो इंडिया की कुछ केस स्टडी हैं इसके ऊपर। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या है, इन्होंने किस पे एम करा कि जो टाइगर्स है उनको बचा के रखा जाए, उनको ख़त्म ना किया जाए, उनके ऊपर पोचिंग को रिड्यूस करा। पोचिंग हमने पढ़ा था कि एक्सेसिव जब वो हंटिंग करते हैं उसे पोचिंग कहते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट में किस पे फोकस कर रहे हैं, एलिफेंट पे फोकस कर रहे हैं कि उनको कंजर्व करा जाए, जिससे क्या वो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और वही कि हम उन्हें भी प्रिजर्व कर पाएँ। वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या है, एन एफर्ट टू सेव वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन ड्यू टू पॉइजनिंग फ्रॉम डिसियोफेनेक। ये मैं बता दूंगी, अगर कुछ गलत स्पेलिंग हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो इसमें हमने वल्चर्स की उसके ऊपर रोकने की कोशिश करी कि उनको पॉइजन ना दिया जाए। सेव वेस्टर्न घाट मूवमेंट में क्या है, इसमें हमने वेस्टर्न घाट्स को जो बचाया था हमारे, ठीक है, जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं। मूवमेंट क्या है, ये एक सक्सेसफुल कैंपेन है जो प्रोटेक्ट करता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, केरला का जो पार्क है उसे तहस नहस होने से, उसे डिस्ट्रॉय होने से बचाया था इस मूवमेंट ने, क्योंकि वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा था। तो ये सारे केस स्टडीज़ है इंडिया में जो पाई गई हैं कि नेचर के लिए या बायोडाइवर्सिटी के लिए जो स्टेप्स उठाए गए थे वो। यूनिट 7 हमारी लास्ट यूनिट है, जल्दी से इसको भी पूरा कर लेते हैं। ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द एनवायरनमेंट। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, आपको पता है कितनी जल्दी जल्दी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, पॉल्यूशन बढ़ जाता है और लिविंग कंडीशंस बेकार पे बेकार हो जाती हैं। अब इसमें क्या आता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है उस एरिया में, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम आ जाती है, फूड की, खाने की दिक्कत आ रही है, रहने की जगह नहीं है लोगों पे। कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, जो भी CO2 एमिशन होता है अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, व्हीकल्स की वजह से, तो उसे हम कार्बन फुटप्रिंट कह देते हैं। अब रीसेटलमेंट और रिहेबिलेशन 2 चीज़ें होती हैं। जो लार्ज प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी वजह से लोगों को उनकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उनको अपनी जगह से हटा दिया जाता है, उसे हम ये कहते हैं। उसमें क्या होता है, लार्ज प्रोजेक्ट डिस्प्लेस कम्युनिटी रिक्वायर सेटलमेंट टू इंश्योर डिस्प्लेस पीपल लाइवलीहुड, हाउसिंग एंड राइट्स आर मेंटेन। इसमें उन लोगों को अगर हटाया जाता है तो उनके राइट्स को मेंटेन रखा जाता है, उनको नई जगह दी जाती है। इसके ऊपर केस स्टडी क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है और बिश्नोई सब राजस्थान, 2 केस स्टडी हैं। नर्मदा बचाओ में क्या है, ये एक मूवमेंट था जिसमें वहाँ के लोगों ने जो बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे थे नर्मदा रिवर के पास, उनके खिलाफ वो करा था। तो इसमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी जगह से डिस्प्लेस करा गया था, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था। बिश्नोई सब राजस्थान क्या है, ये कम्युनिटी है, किस चीज़ के लिए जानी जाती है, ट्रीज़ को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की वजह से, ठीक है। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में चिपको और अपिको मूवमेंट, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। चिपको मूवमेंट में था, वो वुमेन्स थी बहुत सारी जो उन्होंने पेड़ को हग कर लिया था, जिसकी वजह से क्या शो हुआ था कि
डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करने में उन्होंने हेल्प करी थी, और ये बहुत बड़ा आज तक का एक लोगों के लिए मोटिवेशन है एक टाइप का। अब पीकॉक मूवमेंट भी इसके जैसा ही है। इसमें क्या हुआ, तो वेस्टर्न घाट्स के जगह का है ये। इसमें लोगों ने ट्रीज़ के ऊपर ट्रीज़ को मतलब ट्रीज़ गिरने से उन्होंने रोका था इस वाले में, पीकॉक मूवमेंट में, कि ट्रीज़ को कोई नुकसान ना हो इसके लिए। साइलेंट वाला मूवमेंट ऑलरेडी कवर्ड, अभी हमने पढ़ लिया था, ये जो केरला वाला था हाइड्रो पावर वाला। एनवायरमेंटल जस्टिस में आ जाते हैं, क्या है इसमें, क्या आता है कि इट इंश्योर इक्विटेबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर ऑल पर्टिकुलरली वल्नरेबल कम्युनिटीज़। जो कम्युनिटीज़ को बहुत नुकसान हो रहा है, एटलीस्ट उनको तो एक अच्छा एनवायरमेंटल जस्टिस दिया जाए। इसमें हमारा आ जाता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि रिजॉल्व करता है अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में या कुछ भी, तो वो इसके वजह से सॉल्व करे जाते हैं। एनवायरमेंटल फिलोसफीज़ और एथिक्स में क्या आता है, एनवायरमेंटल एथिक्स होते हैं कि लोगों को मोरली गाइड करना कि देखो हमारे इसको बचा के रखो, एनवायरनमेंट को सस्टेनेबली यूज़ करो, ठीक है। रोल ऑफ रिलीजन्स क्या है, अलग अलग रिलीजन्स जैसे कि हिंदुइज्म, जैनिज्म और इस्लाम, ये अपने अपने तरीके से क्या कहते हैं सेक्रेड ग्रोव्स बनाते हैं, जो हमने पढ़ा था फॉरेस्ट का कुछ पैच अपने अकॉर्डिंग। तो उससे भी क्या हो रहा है, हमारी कहीं ना कहीं हमारी अर्थ को हमारी नेचर को सेव कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, कोई उनमें नॉन वायलेंस टू एनिमल्स, वो कहते हैं कि एनिमल्स को मत मारो, ठीक है। एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस किस तरीके से हो रही है, जैसे दिल्ली में CNG व्हीकल्स चला दिए हैं, कि इससे क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन कम हो रहा है और सिटी की एयर क्वालिटी अच्छी हो रही है, जो कि ज़्यादा तो अभी तो नहीं है, आपको पता होगा दिल्ली में कितना पोल्यूशन है। स्वच्छ भारत अभियान में क्या आता है, ये क्लीनलीनेस कैंपेन है जो कि प्रमोट करता है सैनिटेशन को और वेस्ट मैनेजमेंट को, कि साफ़ सफाई रखो हमारे भारत देश में। NEAC एंड NGC इको क्लब, ये क्या है, ये प्रोग्राम्स होते हैं जो अवेयरनेस बढ़ाते हैं लोगों के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में, कि एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में आप पार्ट लो, आप साफ़ सफाई रखो, आप ध्यान रखो, ठीक है। अब इसके साथ हमारा फुल सिलेबस कवर हो गया है इसका। आप इस वीडियो को एक बार देखोगे ना, आप बेसिक भी समझ जाओगे, तो आप एग्जाम में लिखाओगे। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। और कुछ अगर गलती हो गई हो तो कमेंट कर देना, या फिर कुछ आपको नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो मुझको। इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।